पहला सवाल है कि भावात्मक प्रज्ञता का क्या मतलब है? क्या है बताइए? इमोशनल इंटेलिजेंस का ही अनुवाद एक बार भावनात्मक प्रज्ञता या भावात्मक प्रज्ञता हो गया था। इसे मैं आपसे कहता हूँ कि बार-बार जब भी पेपर देखें ना उसको इंग्लिश में भी देख लें प्रश्न को, तो उससे डाउट नहीं होगा। इमोशनल कंटेजियन को फिर से समझा दीजिए, भावनात्मक नकल। इसका मतलब आमतौर पे छोटे बच्चे ऐसा करते हैं, किसी व्यक्ति को किसी भावनात्मक स्थिति में देखा और बिना उस वजह को समझे, बिना उस मनःस्थिति को समझे, उसके व्यवहार की नकल करने लगना, इसको बोलते हैं भावनात्मक नकल। जैसे किसी रोते हुए व्यक्ति को देखकर रोने लगना। कुछ बड़े लोग भी कर सकते हैं, मतलब जनरली बच्चों के बारे में कहते हैं। अगर शोले फिल्म देखी हो, देखी आप लोगों ने? उसमें एक दृश्य है जिसमें जो खलनायक है, जिसका नाम गब्बर सिंह है, गब्बर सिंह के पास 3 उसके लोग आए हैं, खाली हाथ आ गए हैं वापस। उनको भेजा था वसूली करने के लिए, वो खाली हाथ लौट के आ गए। तो गब्बर सजा देने वाला उससे पहले संवाद कर रहा है, उसने पूछा तीनों आ गए खाली हाथ? उसके बाद वो जोर से हंसने लग गया, है ना? ध्यान है। लेकिन रोचक बात है, बाकी सबको पता है सीरियस मामला है इस समय, लेकिन जब वो जोर जोर से हंसा 4 बार, सब हंसने लग गए। अंदर से हंसी नहीं आ रही है, लेकिन किसी को जोर जोर से हंसते हुए देखकर बिना उस मनःस्थिति को समझे वो भी हंसने लग गए, तो इसको हम कहेंगे ये कुछ कुछ इमोशनल कंटेजियन जैसी स्थिति है। और उसके बाद जब सब हंसने लग गए तो फिर से काम कर दिया अपना। क्या काम किया? ठाई ठाई ठाई, खत्म बात। 3 आदमी 3 गोली, बस। लड़कियों की लंबाई कम होती है, इसका वजह इसकी मैं जो उसी मजाक में कहा था ना, उसकी वजह किसने भेजी? प्रारंभिक रूप से श्रम विभाजन में पुरुषों को ऐसे कार्य मिले जो उनकी शारीरिक शक्ति को सुदृढ़ करते थे। इस क्रम में जिस प्रकार जिराफ ने अपनी गर्दन का अनुकूलन किया, उसी प्रकार यह परिणाम भी सामने आया। मतलब जिराफ की गर्दन की लंबाई बढ़ने और महिलाओं की लंबाई कम होने के पीछे इवोल्यूशन के रीजन सही कहना चाह रहे हैं। लेकिन इवोल्यूशन का कई सवाल है, जैसे गाय को शेर हमेशा खाता रहा, पर इवोल्यूशन में ऐसा नहीं हुआ कि गाय पेड़ के ऊपर चढ़ जाए। क्योंकि इवोल्यूशन में ऐसा हो सकता था कि गाय भी बंदर की तरह पेड़ के ऊपर चढ़ जाती। तो इवोल्यूशन की थ्योरी में हर चीज की व्याख्या नहीं होती। जैसे जिराफ की गर्दन लंबी हो गई, गधे की नहीं हुई, इसका क्या जवाब होगा? क्योंकि ऊपर जो फल थे वो तो गधे के लिए ऊपर थे, गधे ने भी काफी कोशिश की होगी ऐसे खाने की, उसकी गर्दन तो वहीं रह गई, तो क्योंकि वो गधा था। तो जिराफ की गर्दन कुछ प्रश्नों का उत्तर है, किंतु इसका मतलब ये नहीं कि इससे हर प्रश्न का उत्तर निकल जाएगा, कुछ प्रश्नों का जवाब उससे निकल जाता है। महिलाओं को अनेक जैविक क्रियाओं से गुजरना पड़ता है जो उनकी शारीरिक स्थिति में निर्णायक भूमिका निभाती हैं, और ओशो ने इसे जीन्स के हेरफेर का परिणाम बताया है। यदि ये सब कारण ना हो तो अपना पक्ष प्रस्तुत करें। मेरे को पक्ष है नहीं, मैं तो वैसे मजाक में पूछ लिया था आपसे कि क्या कारण है, सही बताइए मुझे। ये सिर्फ ह्यूमन स्पीशीज का मसला है या बाकी स्पीशीज में भी है? तो यदि यदि ये अंतर बाकी मैमल्स में भी है, बाकी जीवों में भी है, तब फिर ये व्याख्या चल नहीं पाएगी कि महिला को ये सोशल अपॉर्चुनिटीज नहीं मिली, वो अपॉर्चुनिटीज नहीं मिली। देखिए, जो भी अंतर सारी स्पीशीज में है उसके रीजंस बायोलॉजी में ढूंढने पड़ेंगे, और जो अंतर केवल ह्यूमन स्पीशीज में है उसका अंतर सोसाइटी में खोजना पड़ेगा, उसकी वजह सोसाइटी में मिलेगी। ठीक है, तो इस वजह से यदि हाइट कम है एवरेज महिलाओं की, और यदि ये लक्षण बाकी स्पीशीज में भी है, तो इसका मतलब इसका रीजन बायोलॉजी में है, या कम से कम उसका एक कारक बायोलॉजी में है, पूरा ना भी हो तब ये फैक्टर तो होगा ही होगा। इस वजह से हम ये दावा नहीं कर सकते जो आप कर रहे हैं। चलिए, श्रद्धा और वफादारी में क्या अंतर है? वाह। श्रद्धा होती है किसी बड़े के प्रति, बड़े का मतलब उम्र में जरूरी नहीं है, जो कर्मों में आपसे बड़ा हो। उम्र में छोटा, कर्मों में बड़ा, तो भी श्रद्धा हो सकती है। उम्र में बड़ा, कर्मों में छोटा तो नहीं होगी। जो कर्मों में आपकी निगाह में आपसे ऊंचा है, या गुणों में, चरित्र में, किसी भी चीज में, उसके प्रति आपके मन में जो एक स्टेबल फीलिंग रहती है उसको बोलते हैं श्रद्धा। वफादारी बड़ों को लेकर नहीं होती है। वफादारी आमतौर पर ऐसे किसी भी व्यक्ति के साथ, या 2 व्यक्तियों के बीच में, या व्यक्ति और संस्था, व्यक्ति और देश, व्यक्ति और समुदाय के बीच में भी हो सकती है, पर उस केस में व्यक्ति की ओर से होगी, तब समुदाय की ओर से अपेक्षा नहीं होगी, देश की ओर से नहीं होगी। तो 2 व्यक्तियों में आपस में हो सकती है, या किसी व्यक्ति में किसी गैर व्यक्ति के प्रति, देश, संस्था, ध्वज किसी के प्रति हो सकती है। वफादारी का व्यापक मतलब है कमिटमेंट, प्रतिबद्धता, और वफादारी का संकीर्ण मतलब जो आपकी उम्र में ज्यादा चलता है वो है कि 2 लोग अगर प्रेम में हैं तो एक दूसरे के प्रति निष्ठा के संबंध में हो, एक साथ मल्टीपल गेम्स ना खेल रहे हो। अगर ये स्थिति है तो हम बोलेंगे कि वफादारी का मामला है। बावफा होना वफादारी है, और बेवफा होना क्या है? गैर वफादारी है ना? चलिए, यदि कोई व्यक्ति किसी एक विषय में सहिष्णु नहीं है, जैसे धर्म के संदर्भ में वह कट्टर है, तब उसे सहिष्णु कह सकते हैं या नहीं? तो ये कहेंगे कि इस पक्ष में सहिष्णु नहीं है, बाकी पक्ष में है, ऐसा तो हो सकता है। अफेक्शन, इमोशन और फीलिंग्स में अंतर स्पष्ट करें। देखो, फीलिंग और इमोशन तो नहीं, समानार्थक नहीं है। फीलिंग का मतलब है एक क्षणिक सी अनुभूति जो मन में आती है। इमोशन एक स्टेबल कैरेक्टरिस्टिक है जो हमारे अंदर है, हमारे अंदर इमोशंस हैं, फीलिंग्स आती जाती हैं, इमोशंस रहते हैं। किसी इमोशन का किसी खास मोमेंट पे व्यक्त हो जाना फीलिंग है। तो जैसे कहते हैं कि स्थायी भाव मन में है, वो इमोशंस हैं, भाव है मन में। उस भाव का किसी क्षण विशेष में प्रस्फुटित हो जाना, व्यक्त हो जाना, सामने आ जाना, उसे हम महसूस करना कह देते हैं, तो अंग्रेजी में फीलिंग कह लीजिए। अफेक्शन और इमोशन लगभग बराबर है, पर मेरे ख्याल से अफेक्शन का मतलब हुआ कि इमोशंस की पूरी दुनिया का जो ग्रुप है उसको बोलेंगे अफेक्टिव एस्पेक्ट ऑफ पर्सनैलिटी, जो मैं समझ पा रहा हूँ।
तो अफेक्शन में इमोशंस की दुनिया से जुड़े सारे पक्ष आ जाएंगे, फीलिंग भी आ जाएगी, इमोशन भी आ जाएगा, राइट ब्रेन भी आ जाएगा। और फीलिंग एक छोटा पक्ष है जो किसी इमोशन का किसी खास मोमेंट पे व्यक्त होना है। अगर किसी व्यक्ति के अंदर इमोशनल इंटेलिजेंस हो तो क्या यह जरूरी है कि उसके अंदर एम्पैथी भी होगी? इमोशनल इंटेलिजेंस अगर है तो एम्पैथी होना तो अनिवार्य है, उसके बिना तो हो नहीं सकती है। ये हो सकता है कि उसके अंदर केवल कॉग्निटिव एम्पैथी हो, इमोटिव एम्पैथी ना हो। कॉग्निटिव का मतलब वो ये समझ पा रहा है कि सामने वाले के मन में क्या चल रहा है। ये भी जरूरी नहीं है कि वो वंचित वर्गों के प्रति एम्पैथी से भरा हो, ऐसा हो सकता है कि ना हो, कमी ना हो, एक नंबर का घटिया इंसान हो, ये हो सकता है। लेकिन उसमें एक क्षमता जरूर होगी कि वह दूसरे व्यक्तियों के मन को टटोल सके और उनकी मन की स्थितियों को अपने पक्ष में यूज या मिसयूज कर सके। इसलिए इमोशनल इंटेलिजेंस विदाउट एम्पैथी ये मीनिंगलेस बात है, एम्पैथी उसमें होगी ही होगी। दूसरा, हमें लगता है कि कोई व्यक्ति सहिष्णु हो तो इस सहिष्णुता के कारण वह दब्बूपन का शिकार हो सकता है। अभी हाँ, इस पर बात करेंगे, आज करनी है बात, हमें यहीं से शुरू करना है। तीसरा, सरकार के दबाव में आकर प्रशासनिक अधिकारी कुछ ऐसा कृत्य कर देते हैं जो सरासर गलत है, तो प्रशासनिक अधिकारी द्वारा किया गया यह कृत्य नैतिक होगा या अनैतिक? उदाहरण, जबरन किया गया नशाबंदी, अच्छा नसबंदी कहना चाह रहे हैं, लिख दिया है नशबंदी। हाँ, वो तो गलत है। इसलिए सबसे अच्छा क्या है, जैसे कश्मीर के मामले में 2 IAS अधिकारियों को लगा कि ये गलत हो रहा है, उन्होंने इस्तीफा दे दिया। ये बुलंद तरीका है कि मैं सरकार से सहमत नहीं हूँ, इसलिए मैं इस सरकार का काम नहीं करना चाहता हूँ, तो मैं सरकार की नौकरी से इस्तीफा दे रहा हूँ। ये होता है साहस, करेज ऑफ कन्विक्शन, ये होता है। लेकिन सरकार के दबाव में आके कुछ ऐसा करना जो करना चाह नहीं रहे थे। देखो, IAS और IPS के पास इतनी पावर होती है, इतनी पावर होती है कि सरकार उसका बाल भी बांका नहीं कर सकती, अगर वो ठीक है तो यदि सरकार कोई गलत निर्णय दे, गलत फैसला करे, तो उसके पास कागजी कार्रवाई करने के इतने विकल्प होते हैं कि वो उस चीज से खुद को अलग कर सकता है। उसके लिए हौसला चाहिए, साहस चाहिए। तो सरकार ने दबाव बनाया, आपने किसी का मर्डर कर दिया, फिर आप कहें कि मैं दबाव में आ गया था, ये नहीं चलेगा, फिर तो फंसना पड़ेगा। इससे अच्छा तरीका है कि सरकार के दबाव में न झुके। जब IAS बने हैं तो रीढ़ की हड्डी तो होनी चाहिए ना, रीढ़ की हड्डी लेके जाइए, उसे यहाँ पे छोड़ के जाएंगे। और सरकार का दबाव झेलने के लिए आपको पर्याप्त संवैधानिक सुरक्षा है। अनुच्छेद 312 बहुत अच्छी सुरक्षा प्रदान करता है, उसके आसपास के 1-2 आर्टिकल्स और भी हेल्प करते हैं, 311 भी हेल्प करता है, तो वो सब भी महत्वपूर्ण है। आधुनिकता व पश्चिमीकरण को संक्षेप में बता दो सर, क्या किसी व्यक्ति की वेशभूषा को देखकर उसे मॉडर्न कहा जा सकता है? कुछ नहीं है, ये है आधुनिकता, ये है पश्चिमीकरण, हो गया खत्म, इतना ही होता है, सो सिंपल। जो लॉजिकल है, एम्पायरिकली ठीक है, तार्किक रूप से ठीक है, उसको हम बोलेंगे मॉडर्न। समय के साथ जो भी चीज लॉजिकली एम्पायरिकली अच्छी है वो मॉडर्न है। जो चीज पश्चिम से आई है वो वेस्टर्न है। जो चीजें पश्चिम से आई हैं और मॉडर्न हैं वो वेस्टर्न और मॉडर्न है। जो पश्चिम से भी नहीं आई हैं, मॉडर्न भी नहीं है, ना वेस्टर्न है ना मॉडर्न है, सो सिंपल। जैसे गणित का कोई सिद्धांत, साइंस का कोई सिद्धांत जिसकी रिसर्च पश्चिम में हुई और जिसको हमने यूज किया, वो पश्चिमी भी है, मॉडर्न भी है, इसमें क्या समस्या है? हम तो साइंस जो पढ़ते हैं उसमें ठीक ठाक हिस्सा वहां से आता है ना। एलोपैथी को यूज करते हैं तो पश्चिम से आया है, मॉडर्न है, तो वेस्टर्न मॉडर्न है। कुछ चीजें ऐसी हैं जो मॉडर्न है, हमारी परंपरा की हैं, आज भी ठीक चल रही हैं, वो इंडियन मॉडर्न है। जैसे प्रकृति के साथ हमारा जो संबंध है, नेचर के साथ, उस मामले में हम पश्चिम से बेहतर हैं। सहिष्णुता पश्चिम को हमसे सीखनी पड़ेगी, तो उसमें हम क्या हैं, आधुनिक हैं लेकिन पश्चिमी नहीं है। और कोई ऐसा गधापन जो पश्चिम से लिया किंतु जिसके कोई तर्क नहीं है, व्याख्या नहीं है, लेकिन ले लिया है, वो वेस्टर्न है किंतु मॉडर्न नहीं है। जैसे बहुत सर्दी के मौसम में स्कूल की लड़कियों की यूनिफॉर्म में स्कर्ट लगाना, जो मीनिंगलेस बात है। गर्मियों के मौसम में मई जून जुलाई के मौसम में वकीलों का काला कोट पहन के कोर्ट में प्रैक्टिस करना, ये वेस्टर्न है पर मॉडर्न नहीं, क्योंकि इसमें दिमाग का इस्तेमाल नहीं किया हुआ है। जजेस को माई लॉर्ड कहना, जो हमने सीखा इंग्लैंड से, क्योंकि वहां के सुप्रीम कोर्ट के जजेस हाउस ऑफ लॉर्ड्स के मेंबर्स होते हैं, इसलिए वो लॉर्ड्स हैं। तो माई लॉर्ड जजेस को हम कहते हैं यहाँ पर, जो पश्चिम से सीखा है। तो आधुनिकता का जो हिस्सा पश्चिम से लिया वो ये वाला है। आधुनिकता का जो हिस्सा खुद ईजाद किया है, कहीं और से लिया, वो ये वाला है। पश्चिम का वो हिस्सा जो लॉजिकल नहीं है पर हमने ढो लिया, वो ये वाला हिस्सा है। क्लैरिटी है? जब भी दो कंसेप्ट में दिक्कत हो, गोला खींच के देखो कि गोला गोले में है, गोला गोले के बाहर है, गोला गोले को काटता है, या गोले गोले पर है। यही 4 संबंध बन सकते हैं। अब शुरू करने का समय आ गया है जी। हाँ, इनके 2 सवाल हैं। पहला, करुणा की थकान क्या सभी व्यक्तियों के जीवन में आती है? नहीं, ये उसके जीवन में आएगी जो जिस विषय पर करुणा से भरा है, उस विषय का एक्सपोजर इतना ज्यादा हो जाए कि एक समय के बाद रूटीन हो जाए उसके लिए। आप जिन चीजों को लेकर संवेदनशील हैं, अगर वो आपका रूटीन वर्क हो जाएगा तो आपके अंदर संवेदनाएं बंद हो जाएगी। लेकिन जिसके पास रूटीन वर्क नहीं है उस तरह का, उसको ये थकान नहीं होगी, क्योंकि वो कभी कभी कर रहा होगा, वो दिक्कत उसको नहीं आएगी। सेकंडली, ये कह रही है कि जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति किसी खास वर्ग से है, वंचित वर्ग से है, अगर वो उसी वंचित वर्ग के लिए काम करता है, क्या उसको भी करुणा की थकान होगी? उसको भी हो सकती है, एक समय के बाद हो सकती है। जैसे ही ओवरडोज हो जाएगी ना, उसको थकान होने लगेगी और फिर कभी कभी चिढ़ भी होने लगेगी उसी समुदाय से, जिस समुदाय से वो है और जिस समुदाय के लिए काफी कुछ करना चाहता है। ऐसा एकदम हो सकता है, मतलब हमारी मनोविज्ञान में ऐसी स्थितियां बनती हैं, आराम से बनती हैं। सिंपल एग्जांपल इसे लीजिए ना, कोई महिला अधिकारी है, उसके जीवन का सपना है महिलाओं के लिए जीवन को आसान बनाना है, मुझे अपने जिले में रात दिन महिलाओं के लिए काम करती है। क्योंकि वो रात दिन महिलाओं के लिए काम करती है, इसलिए जिले में जिस भी महिला को जरा भी दिक्कत होती है उसे घर पहुंच जाती है। छोटी छोटी बातें महिला पहुंच जाती है उसे घर की, मैडम ये हो गया, मैं महिला हूँ,
मतलब पति से कहा सुनी हुई तो पहुंच गई उसके पास कि मेरे पति को लगाई दो, आप थोड़ा सेट कर दो उसको, ठीक कर दो उसको थोड़ा सा। अब धीरे धीरे क्या होगा, ये इतना ज्यादा होने लगेगा कि वो चिड़चिड़ी हो जाएगी और एक समय के बाद 2-4 महीने खुद ही झपड़ मार के बता देगी, लो यहाँ से सवाया उठ के। ये स्वाभाविक है, ऐसा हो जाएगा। ये डिपेंड करता है इस चीज पे कि कितनी डोज उसकी है। ओवरडोज होते ही जो क्या बोलते हैं अंग्रेजी में कंपैशन फटीग, वो स्थिति पैदा हो जाती है। हाँ, ये कह रहे हैं कि हैदराबाद में जिस लड़की के साथ दुर्घटना हुई, यदि मान लीजिए उसको मौका मिलता कि वो महिलाओं की हेल्प कर पाती, ऐसी महिलाओं की जो इस स्थिति से गुजरी हैं, क्या उसको भी ये फटीग होती? मतलब ऐसा नहीं है इसका मतलब कि थकान हो गई तो हो ही गई। वो थकान भी क्षणिक होती है। थकान हुई, कुछ दिन का ब्रेक लिया, उसके बाद फिर से वो स्थिति आ गई। तो थकान स्थायी वस्तु थोड़ा है, थकान भी तो एक टेम्परेरी फेज है ना, कुछ समय के लिए आया फिर निकल गया। लेकिन हाँ, इसका उत्तर यही है, इसी को भी हो सकता है। चलिए, आपके सवालात खत्म हो गए हैं, अब हम आगे आते हैं पाठ्यक्रम पर। तो आप ये बताएं कि हम आखिरी क्लास में कहाँ तक पहुंच पाए थे? टॉलरेंस चल रहा था, टॉलरेंस यानी कि सहिष्णुता। टॉलरेंस का भारत में, पश्चिम में वो सब डिस्कस कर लिया था हमने, कैसे कैसे वैल्यू डेवलप हुई। ठीक है, अब एक सवाल बचता है कि टॉलरेंस के फायदे हो गए थे शायद, बताते हैं नुकसान पे आना था। टॉलरेंस के नुकसान क्या होते हैं? अभी जब मैं क्लास के लिए आ रहा था तो मेरे एक दोस्त ने मुझे एक मैसेज भेजा व्हाट्सएप पे, होता नहीं वो ज्ञान आता रहता व्हाट्सएप पे, वैसे एक ज्ञान आया, छोटा सा एक वाक्य का ज्ञान आया जो इसी बारे में था। उसमें लिखा था कि जरूरत से ज्यादा सहनशील होना अच्छी बात नहीं है, क्योंकि बिजली की जिस तार में करंट नहीं होता लोग उस पर कपड़े सुखाते हैं। क्या बात है ये, देखिए तार है बिजली की पर करंट नहीं है उसके अंदर, तो लोग क्या करेंगे, लोग ताक में रहते कपड़ा कहाँ सुखा दें, खटाक से सुखा देते हैं। याद रखना, ठीक है। तो इतना सहिष्णु होना ठीक नहीं है, क्योंकि आगे बोलो, क्योंकि क्या बोला था, बिजली की जिस तार में करंट नहीं होता लोग उस पर कपड़े सुखाते हैं। तो इससे नुकसान क्या है? तो नुकसान भी उसी स्तर पर देखते हैं। पहला है निजी स्तर पर, दूसरा हो सकता है सामाजिक स्तर पर क्या नुकसान है, लगभग जो निजी होता है उसी का सोशल इंप्लीकेशन देख सकते हैं। और तीसरा प्रशासनिक स्तर पर क्या नुकसान है। प्रशासनिक में आप कह सकते हैं कि ऑफिस कल्चर के स्तर पर क्या नुकसान है। एक आपके पाठ्यक्रम में ना टॉपिक है वर्क कल्चर, टॉपिक नंबर 7 में आएगा, उसे ऑफिस कल्चर, ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर, वर्क कल्चर कुछ भी कह सकते हैं। और प्रशासनिक में एक तो ये हो गया ऑफिस कल्चर के स्तर पर, दूसरा प्रशासन के स्तर पर, यानी प्रशासन की जिम्मेदारियों के स्तर पर। तो इन 3-4 स्तरों पर एक 2 पॉइंट्स अगर आपके पास हैं तो आप आराम से बात समझा सकते हैं। देखो, जब भी सहिष्णुता पर बात लिखनी हो ना, मैंने कई आंसर देखे हैं जो किसी कोटेशन से बात शुरू करते हैं, बड़ा फायदा होता है। कोई अच्छी कहानी रामायण महाभारत टाइप की, उसको भी इस्तेमाल करें तो अच्छा हो सकता है। अगर 150 शब्दों में लिखना हो ना तो आप ऐसा कोट कर सकते हैं। तो इस टॉपिक को पढ़ाते हुए जो कहानी सबसे ज्यादा याद आती है वो है शिशुपाल की कहानी। आप जानते हैं शिशुपाल को? जानते हैं? तो कृष्ण और शिशुपाल की कहानी है। तो शिशुपाल जो एक अर्थ में कृष्ण का दूरस्थ रिश्तेदार था, बुआ का, हाँ ठीक बात, तो बहुत दूर भी नहीं है, बुआ का बेटा। तो ऐसी भविष्यवाणी हुई थी कि इसकी मौत कृष्ण के हाथों होगी, कि ये कुछ बदतमीजी करेगा और कृष्ण के हाथ में घूमता रहता चक्र। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एग्जांपल दें यार, चक्र घूम रहा है, सिर्फ इतना बोलना कि वहां जाओ। टेस्ला वाले क्या खा के सेल्फ ड्राइविंग कार बनाएंगे, सेल्फ ड्राइविंग चक्र था हमारे पास। तो देखो, अगर मोदी जी को पता लग गया, बोलेंगे कि पहला सेल्फ ड्रिवन व्हीकल हमारे देश में पैदा हुआ था, पुष्पक विमान के बाद की बात कर रहे हैं। तो कृष्ण, लेकिन कृष्ण के दम था, हमेशा हाथ ऐसे रखना मजाक काम थोड़ा है। अपने बहुत टफ काम है, हमेशा हाथ ऐसे, और उसको रखा साइड में टांगा, फिर बांसुरी उठाई, तो हाथ उनका हमेशा ऐसे ही रहा या ऐसे रहा। तो कृष्ण से शिशुपाल की मम्मी ने रिक्वेस्ट की कि देखो कृष्ण, हम तो घर के लोग हैं, मेरे बेटे की कुंडली में लिखे तुम्हारे हाथों मरेगा, ये बदतमीज है मैं जानता हूँ, लेकिन इसको माफ कर देना। कुछ भी कहो, तुम्हारा छोटा भाई ही तो है, कजन ब्रदर ही तो है, थोड़ा माफ कर देना। तो कृष्ण ने बड़ा मुस्कुरा के कहा कि अरे बुआ जी क्यों परेशान होती हो, 100 बार माफ कर दूंगा, आप छोड़ो ना, एक बार क्या 100 बार माफ कर दूंगा, मेरे तो कजन है, क्या दिक्कत है, 100 बार माफ करेंगे। तो शिशुपाल की माँ बड़ी संतुष्ट हो गई, पर बकरी की माँ कब तक खैर मनाए। वो गलती पे गलती किए जा रहा। कृष्ण की अकाउंटिंग चल रही थी मन ही मन में, 62, 64, 65, 66, और धीरे धीरे करते करते एक दिन पूरा 100 हो गया। ये सोच रहा था कि तार सुखाने, मतलब कपड़े सुखाने वाली तार है कृष्ण को। तभी लाइट आ गई उसके अंदर, और फिर कृष्ण ने चक्र से बोला जा भाई काम निपटा के इसका। वो चक्र बहुत सही था, आदमी कहीं भी छुप जाए पीछे पीछे आता था। वो जीपीएस और सारा उसमें नेविगेशन वगैरह सब उसमें इनबिल्ट था, आदमी जहाँ जाएगा उसमें भी गर्दन पे ही जाता था, ये नहीं गलती से पैर काट के आ गया, ऐसा नहीं। नेविगेशन 5 मीटर वाला नहीं, बॉडी के अंदर भी गर्दन पे नेविगेट करना है, ऐसी नेविगेशन। और सीधे सीधे चक्र जा रहा है, वो आदमी घुस रहा है, यहाँ भाग रहा है, वहां भाग रहा है, चक्र पीछे पीछे जा रहा है, अंत में गर्दन काट के ही लौटा। सहिष्णुता एक सीमा से ज्यादा हो जाए तो उसे कहते हैं कायरता। सहिष्णुता एक सीमा से ज्यादा हो तो बन जाती है कायरता। इसलिए कहा गया क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो। तो चाहे तो इस कविता को ब्रैकेट में लिख देना। किसकी कविता जानते हैं? हाँ, रामधारी सिंह दिनकर। क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो। जिस सांप के पास जहर है वो ना काटे तो मजे की बात है, जिसके पास है ही नहीं, वो कहीं काट नहीं रहा हूँ तो क्या मतलब इस बात का। दम हो पर उसका इस्तेमाल न करें तो सहिष्णुता है, वरना कहेगी सहिष्णुता।
तो पहली चीज है कि अगर आप सहिष्णु हैं, अति सहिष्णु हैं, तो लोग आपको कायर समझेंगे, ऐसा हो सकता है। दूसरा ये हो सकता है कि क्योंकि आप अच्छा इसी कायरता को आपने जो प्रश्न पूछा दब्बूपन कह दिया, तो आपको लोग दब्बू मान लेंगे, कायर मानेंगे, डरपोक मानेंगे, है ना, कुछ भी ऐसा जो भी शब्द आपको इनमें से प्रिय लगे, डरपोक, कायर, दब्बू, इनमें से कुछ ना कुछ मान लिया जाएगा। जबकि आप किसी का कुछ बिगाड़ सकते हैं, पर आपने तय किया कि आप अपनी शक्ति का मिसयूज नहीं करेंगे, और क्योंकि आपने तय कर लिया, सामने वाला उड़पटांग करके किए जा रहा है, आप लगातार झेल रहे हैं, तो एक समय के बाद लोग मानने लगते हैं डरपोक आदमी है, इसके बस की बात नहीं है। इसलिए बीच बीच में ना सैंपल दिखाते रहना चाहिए। हर 6 महीने 1 साल में एक आध सैंपल दिखाते रहेंगे तो ये भरोसा बना रहेगा कि हाँ सहिष्णु है, डरपोक नहीं है। तो सैंपल्स देखते रहें, ठीक रहता है। हाँ, सर्जिकल स्ट्राइक की तरह एक आध सैंपल दिखाते रहिए। नहीं, मोदी जी के बारे में कोई ये तो नहीं कि कायर हैं, उनके तो साहस से लोग डरते हैं कि पता नहीं कब किस दिन साहस थोड़ा और बढ़ जाएगा ये तनाव रहता है, वो तनाव तो है देश को। चलिए, दूसरा ये होता है कि यदि कोई व्यक्ति सहिष्णु है तो ऐसा हो सकता है कि लोग उसका मिसयूज कर लेते हैं। देखिए, सबसे खराब फीलिंग होती है कि किसी ने आपको यूज कर लिया, और उसमें भी एक खराब फीलिंग में खराब गुना खराब कर दें तो किसी ने आपको मिसयूज कर लिया। सबसे खराब फीलिंग दुनिया की मानी गई है यूज हो जाने की फीलिंग, क्योंकि जो यूज होता है उसको बोलते हैं ऑब्जेक्ट, वस्तु, और जिसका यूज होने की स्थिति बन गई उसी को फिलोसफी की लैंग्वेज में बोलते हैं ऑब्जेक्टिफिकेशन, वस्तुकरण, रयकरण कुछ लोग कहते हैं उसको, ऑब्जेक्टिफिकेशन। तो कभी ना कभी किसी ना किसी मात्रा में आपको यूज तो किया ही होगा, इससे आज तक कोई बचा नहीं है। तो ऐसे लोग हाथ खड़ा कर लें जिनको लगता है कि हाँ किसी ने मुझे यूज किया है किसी ना किसी मात्रा में, और ये खराब फीलिंग मेरे मन में आती है, हाथ खड़ा करो, शर्मा मत। इतना संकोच की बताना भी नहीं चाह रहे। अच्छा चलो, इसका रिवर्स कर लेते हैं। ऐसे लोग हाथ खड़ा करें जिनको आज तक किसी ने 1% भी यूज नहीं किया है, इसमें एक भी नहीं है, क्या बात है। क्योंकि पहले वाले में हाथ खड़ा करने में संकोच होता है कि लोग क्या सोचेंगे, पता नहीं इससे मतलब क्या निकाल लेंगे, तो हाथ नहीं खड़ा करना चाहिए, सेफ पोजीशन वही है। लेकिन असली सवाल ये नहीं था, असली सवाल अब है। आपको ये बताना कि आप में से कितने लोगों ने आज तक किसी को यूज नहीं किया है, वो हाथ खड़ा करें जरा। आपको तो लोगों ने यूज किया, क्योंकि आपसे भोला भाला तो दुनिया में है नहीं, सीधी सी बात है। मैं जो समझाना चाह रहा हूँ दूसरी बात है। आप किसी बच्चे से पूछो उसके चाचा और ताऊ कैसे हैं, बोलेगा पापा तो बड़े सीधे हैं, ताऊ ठीक नहीं है मेरे, चाचा ठीक नहीं है। सबके ताऊ और चाचा खराब हैं, बाप सबका ठीक है। और मजे की बात है कि दोनों कजन अपनी जगह पे अपने बाप को ठीक बता रहे हैं और दूसरे के बाप को दोषी बता रहे हैं। तो हमारे पिता भी इतने सीधे तो नहीं होते होंगे, क्योंकि हमने उनका वर्जन सुना हुआ है, उनसे प्रभावित हैं, तो हमें लगता है कि हमारे पापा तो बहुत ही सीधे हैं। सारी खराबी मेरे दादा के बाकी बच्चों में आई, मेरे पापा में नहीं आई। जेनेटिक मतलब कुछ मैनिपुलेशन हुआ बाकी बच्चों में, इनमें तो नहीं हुआ। ठीक वैसे ही आप सबको किसी न किसी ने यूज किया है, और आपने उसकी लिस्ट बना रखी कि आईपीएस बनने के बाद इन सबको भगवान के दरवाजे पहुंचा के आऊंगा। हिट लिस्ट तैयार है, एनकाउंटर लिस्ट तैयार आपके मन में होगी। हालांकि आप ऐसा कर नहीं पाएंगे आईपीएस बनने के बाद भी, ये मजाक नहीं होता है। सोचते हैं लोग, नहीं यूपी में भी इतना आसान नहीं होता। ऐसा नहीं होता कि आपने ठान लिया किसी को मार के आ गया, ऐसा नहीं होता है। और यदि जीवन में अगर एक बार ऐसा कर दिया तो बाकी पूरा जीवन उसकी सफाई देते देते अदालतों के चक्कर काटते काटते गुजरेगा, ये पक्का है, अगर पूरे जीवन में एक बार भी ऐसा किया तो। मैं दूसरी बात जानना चाह रहा हूं कि आप में से कितने लोगों ने, ईमानदारी से बताना, कितने लोगों ने आज तक किसी भी व्यक्ति को किसी भी मात्रा में इस्तेमाल नहीं किया, वो हाथ खड़ा कर ले। बस मैं यही चाह रहा था। 2 हाथ खड़े हुए हैं, गलतफहमी हो जाती है इंसान को कई बार जीवन में, कोई बात नहीं। लेकिन मैं जो समझाना चाह रहा हूँ आपको, वो ये है कि हमें वो घटना याद रहती है जब हमने किसी को यूज किया, मतलब किसी ने हमको यूज किया, लेकिन जब हमने यूज किया वो याद नहीं रहता। तो ध्यान रखना है, जैसे बाकी सब परेशान हैं हम भी परेशान हैं, तो ये जो सामाजिक संबंधों का जाल है ना, ऐसे ही काम करता है। तो जब किसी को गाली देके उसने मुझे यूज किया, थोड़ा मन में टटोल लेना, आपने किसको यूज किया था, उसकी भी लिस्ट बना लीजिएगा, है ना। फिर आप पाएंगे बैलेंस ठीक ही चल रहा होगा, कोई खास अंतर नहीं आ रहा होगा। आपको 4 लोगों ने यूज किया, आपने 6 को यूज किया, वो तो बराबर, कोई खास दिक्कत नहीं है, थोड़ा एक्स्ट्रा ही चल रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये समस्या आती है सहिष्णु व्यक्ति के साथ ज्यादा आती है। देखिए सीधी सी बात है, अगर कोई मान लीजिए इंडिविजुअल बहुत विनम्र है, सहिष्णु है, ये संभावना ज्यादा है कि आप उसको मिसयूज करेंगे तो वो रिटेलिएट नहीं करेगा, क्रोध भरी प्रतिक्रिया नहीं देगा, हंगामा नहीं करेगा, चिल्लाएगा नहीं, और इस वजह से उसके यूज हो जाने की संभावना बढ़ेगी। और यदि कोई पुरुष या महिला ऐसा है जो बात बात पे हंगामा कर देता है, आप उससे, जैसे आपके घर जाके चीनी भी उससे अगर मांग ली पड़ोसी होने के नाते, इसी पे हंगामा वहीं शुरू तुरंत, इस आदमी को कोई मिसयूज नहीं कर सकता, सीधी सी बात है। ये अलग बात है कि संबंधी खत्म हो जाएंगे समाज से तो अंततः नुकसान में रहेगा, लेकिन इसको मिसयूज नहीं कर पाएंगे। तो जो व्यक्ति सहिष्णु है उसके साथ ये खतरा हमेशा है कि उसको कोई इस्तेमाल कर ले, और वो फीलिंग अपने आप में बहुत खराब फीलिंग है। तीसरा क्या होता है, सहिष्णुता अगर ज्यादा हो तो ऐसा हो सकता है कि आप अपने समाज से बहिष्कृत हो जाएं। सामाजिक बहिष्कार की संभावना, ये बड़ी खतरनाक संभावना होती है। आईक्यू, मैंने कहा ना, समाज का आईक्यू होता है औसत, भोंदूपन की मात्रा समाज में ज्यादा होती है। जो एथनिक मामले होते हैं जिसमें एथनोसेंट्रिक लोग बहुत एक्टिव हो जाते हैं, जैसे इस समय चला ना सिटीजनशिप एक्ट के बारे में, मैं इस पर अभी कोई राय नहीं दे रहा हूं, मैं सिर्फ एक बात कहना चाह रहा हूं कि इसका विरोध करने वालों में से मैं दावे से कह रहा हूं कि 95% ने इसको पढ़ा तो नहीं होगा, नहीं पढ़ा होगा, उनको आइडिया भी नहीं होगा कि ये विरोध, पढ़ने के बाद भी कुछ लोग विरोध करेंगे, इसमें दिक्कत नहीं है। कुछ समझदार लोग, पढ़े लिखे लोग पढ़ने के बाद भी विरोध कर रहे हैं, और उनके विरोध को आप बड़े सम्मान की निगाह से देख सकते हैं। पर 95% लोग, बल्कि 99% लोग इसको पढ़ेंगे नहीं, वो विरोध करेंगे। ये एथनोसेंट्रिज्म की खास विशेषता होती है। अब कल्पना कीजिए, क्योंकि ये वाला एक्ट सीधे सीधे मुस्लिम समाज के विरुद्ध माना जा रहा है। मान लीजिए 100 मुस्लिम लोगों में से
एक ने इसको ठीक से पढ़ा और उसको पर्सनली ऐसा लगा कि इसमें चिंता वाली बात तो है नहीं, और उसने कहा अपने समुदाय से कि क्यों टेंशन ले रहे हो, ध्यान से पढ़ो, इतना मत डरो, इतना क्यों अविश्वास करते हो, संविधान नाम की चीज है, सुप्रीम कोर्ट है, जुडिशरी है, ऐसा क्यों डरते हो, क्योंकि वो थोड़ा सहिष्णु होना चाह रहा है। तो उसका समाज जो उस मुद्दे पर बिना पढ़े इस समय आक्रामक है। मैं फिर कह रहा हूं, कुछ ऐसे लोग हैं जो उसको पढ़ने के बाद आक्रामक हैं, उनसे मुझे इतनी भी दिक्कत नहीं है, क्योंकि उनके विरोध में एक तर्क है, आधार है, ठोस आधार है। अधिकांश लोग किसी भी मुद्दे पर भीड़ और मित्र समूह के दबाव में शामिल होते हैं, न कि इसलिए कि उनको उसकी ठीक ठाक समझ होती है। लेकिन जब ऐसा माहौल बन जाता है, जैसे इस समय माहौल बन गया है मुस्लिम कम्युनिटी में कि ये बुरी चीज है, इस समय यदि कोई मुसलमान मन से महसूस करे कि दरअसल इसमें ऐसी बात तो दिख नहीं रही है, और अगर उसने ये बात बोल दी अपने समाज में, तो उसकी क्या स्थिति बनेगी, बहिष्कार हो, सोशल बाइकआउट हो जाएगा। और इसलिए जब समाज में एग्रेशन चल रहा हो, उस समय आप गलत के साथ खड़े होने को बाध्य हो जाएंगे। यदि आपने सही बात करने की कोशिश की तो सामाजिक बहिष्कार हो जाएगा, क्योंकि आप सहिष्णु ज्यादा है, ज्यादा टॉलरेट करते हैं, लोग नहीं मानेंगे इस बात को। इस वजह से पर्सनल लाइफ में आप कह सकते हैं कि 2-3 क्राइसिस पैदा होते हैं। चौथा क्राइसिस तो होता है कि निजी स्तर पर जो फाइनेंशियल और अन्य प्रकार के नुकसान होते रहते हैं, वित्तीय नुकसान हो जाता है, अन्य नुकसान हो जाते हैं, क्योंकि आप सहिष्णु हैं। किसी ने आपसे पैसे उधार लिए 5,000 रुपए मित्र के रूप में, लेके भाग गया, 6 दिन बाद बाजार में घूम रहा है। अच्छा, सहिष्णु लोग तो संकोच के मारे मांग ही नहीं पाते पैसे, उनको मांगने में खराब लगता है, उनको लगता है कि यार क्या सोचेगा बेचारा, क्या पता कोई दबाव हो। वो आराम से सिगरेट पी रहा है, एक हाथ में बोतल लेके खड़ा हुआ है, आपसे पैसे उधार लेके गया था। अब आप उससे मिल भी रहे हैं तो आपकी नजर झुकी है कि कहीं उसको बुरा ना लग जाए मैं कुछ कह दूं तो। आप पूछें हाँ और ठीक हो गया, हाँ एकदम ठीक है, आप बताओ, आप कह रहे अच्छा सब ठीक है, हाँ एकदम ठीक है, बोलो कुछ बोलना चाह रहे हो क्या, नहीं नहीं कुछ नहीं। आपको ही खराब लग रहा है, कैसे मांगू, कौन से पैसे, आपके ही पैसे, कैसे मांगू। पर सामने वाला जानता है बहुत टॉलरेंट आदमी है, मांग नहीं पाएगा, वो जीवन भर नजर भी मिलाएगा धूमधाम से आपसे, पैसे की बात ही नहीं करेगा। और जिस दिन आपने एक बार कह दिया कि पैसे की जरूरत थी, ऐसा फिर उसको बोलेगा, इमोशनली ब्लैकमेल करेगा, बस नहीं सहन हुआ ना, थोड़ी सी हेल्प अगर दोस्त की संकट में, सूद मांगने आ रहे, अब कैसे ही हमला झेलेंगे आप सहिष्णु होकर, नहीं भैया बुरा मत मानो, पैसा भाड़ में जाए, बस संबंध खराब नहीं होना चाहिए। उसे तो यही चाहिए था, कह रहे चलिए ठीक है, आज से पैसे बोलना मत, जीवन में जब होंगे, जीवन में जब पैसे होंगे ब्याज सहित चुकाऊंगा। और मन में क्या बोल रहा है, जीवन में ऐसा हुआ ही नहीं कभी। और आप में इतनी हिम्मत नहीं कि आप कह सके कि भैया जिस दिन मांगे थे तुमने 3 दिन का टाइम लिया था, और इस बार तो 6 साल हो गए हैं, तुम्हारी स्थिति भी ठीक ठाक दिख रही है, आप कह नहीं पाएंगे। तो बहुत सारे मामलों में वित्तीय और अन्य नुकसान होंगे, ये नुकसान होता है अगर आप सहिष्णु हैं तो, ठीक है, ये सब नुकसान तो है ही। कि आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने ऐसा नुकसान झेला कभी, है ना, हाथ खड़ा करो। अच्छा, जैसे नुकसान झेलने की बात करता हूँ सबके हाथ खड़े हो जाते हैं। अब इसका उल्टा बताओ, आप में से कितने लोगों ने किसी सहिष्णु व्यक्ति को ऐसा नुकसान पहुंचाया है, इसमें नहीं मिलते लोग, पता नहीं कहाँ चले गए वो लोग, सारे अच्छे लोग इकट्ठे हुए हैं, खराब वाले बाहर हैं, है ना। ठीक, चलो सामाजिक नुकसान में कुछ खास नहीं, इन्हीं बातों को आप थोड़ा सा समझा दें। देखिए, एक कंसेप्ट है, हर समाज में विभिन्न पैरामीटर्स पर मेजोरिटी और माइनॉरिटी का या बहुसंख्यक और अल्पसंख्यक का मसला चलता रहता है। अल्पसंख्यक की परिभाषा हमारे संविधान में है नहीं, क्योंकि संविधान निर्माताओं को पता था कि इस पंगे में उलझना ठीक नहीं है, क्योंकि जो परिभाषा देंगे मामला फंस जाएगा, तो कोई परिभाषा है ही नहीं। सुप्रीम कोर्ट से पूछा गया, सुप्रीम कोर्ट ने पता नहीं कौन सी बुद्धि लगाई उस दिन, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो 50% से कम है वो माइनॉरिटी है। सो सिंपल। इसका मतलब यह हुआ कि अगर एक स्टेट की पॉपुलेशन में 3 धर्मों के लोग रहते हैं, एक है 40%, एक है 30% या 32%, एक है 28%, तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय की व्याख्या के अनुसार से उस राज्य में 100% लोग माइनॉरिटी हैं, क्योंकि बड़ा सिंपल नियम है 50%। तो जो 50% से कम है वो माइनॉरिटी है। जबकि माइनॉरिटी की अच्छी परिभाषा केवल संख्या के बेस पे नहीं होती है। संख्या 20% हो और इकोनॉमिक्स में या वेल्थ में उसका अनुपात 80% हो और आप उसको माइनॉरिटी कह के आरक्षण भी देने लगेंगे ऊपर से, इससे बड़ा गधापन क्या हो सकता है। इसलिए किसी को माइनॉरिटी या अल्पसंख्यक मानने में बहुत जरूरी है कि आप उसका सोशल नंबर्स तो देखेंगे, साथ में सोशल, एजुकेशनल, इकोनॉमिक, एडमिनिस्ट्रेटिव पार्टिसिपेशन, वो सब पैरामीटर्स देखेंगे, तब जाके एक मैट्रिक्स बनेगा। उस मैट्रिक्स के बेस पे तय करेंगे कि माइनॉरिटी किसको मानना चाहिए, किसको नहीं मानना चाहिए। हाँ, सुप्रीम कोर्ट ने एक समझदारी की बात कही उस मामले में, लेकिन वो इंप्लीमेंट नहीं हो पाई। पहले क्या था कि पूरे देश में तय करेंगे कोई माइनॉरिटी है, इसका मतलब ये हुआ कि जैसे मुसलमान है, पूरे भारत की आबादी में 14% के आसपास है, इसलिए वो माइनॉरिटी है। लेकिन अगर वही लोग लक्षद्वीप में पूरी मेजोरिटी में है, तो भी उनको देश में माइनॉरिटी का दर्जा मिलेगा, लक्षद्वीप में भी माइनॉरिटी ही माना जाएगा। यह है गधेपन का दूसरा स्तर। कश्मीर घाटी में भी उनको माइनॉरिटी माना जाएगा, जबकि उनकी आबादी किसी भी अन्य धर्म से ज्यादा है। ये क्या तरीका हुआ। तो सुप्रीम कोर्ट ने एक पासिंग रेफरेंस में ये निर्देश दिया, निर्देश तो क्या दिया, ये ऑब्जर्वेशन दिया कि माइनॉरिटी का फैसला केवल सेंट्रल बेसिस पे नहीं होना चाहिए, वो हर स्टेट के बेस पे होना चाहिए, राज्य के स्तर पे होना चाहिए। उस बेस पर कई पिटीशन, अभी एक पिटीशन तो भी 2 दिन पहले पिटीशन है, किंतु सुप्रीम कोर्ट ने उसको एक्सेप्ट किया नहीं। ये होना चाहिए। और किसी किसी स्टेट में ऐसा भी हो सकता है कि किसी स्टेट के अंदर डिवीजन ऐसा करना पड़े, डिस्ट्रिक्ट या ग्रुप ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स में, कि इन डिस्ट्रिक्ट्स में ये माइनॉरिटीज हैं और इनमें ये मेजॉरिटी है। तो कम से कम जिले स्तर की स्कीमों में माइनॉरिटी और मेजॉरिटी का डिफरेंस वहां जाना चाहिए। लेकिन हम एक बहुत ही सरलीकरण की दुनिया में चलते हैं और इसलिए ये मान के चलते हैं कि माइनॉरिटी वही है जो देश की आबादी में माइनॉरिटी है। तो भी खैर मैंने चलते आपको बताया कि कभी इस पर डिबेट हो इंटरव्यू में, आप बताएं कि इस परिभाषा में समस्याएं आती हैं। बहरहाल देखो, माइनॉरिटी होती है 2 प्रकार की,
एक तो वो माइनॉरिटीज हैं जो इतनी माइनॉरिटी हैं कि उनके अंदर हिम्मत नाम की चीज नहीं होती। जैसे भारत में ईसाई लोग हैं, भारत में बौद्ध लोग हैं, है ना, पारसी हैं, यहूदी हैं, जैन हैं। अगर किसी माइनॉरिटी की संख्या बहुत कम हो और उसका कंसंट्रेशन किसी खास इलाके में है, ऐसा भी ना हो, तो वो माइनॉरिटी हमेशा दबाव में रहती है। जैसे भारत में आपको हिंदू ईसाई दंगे आमतौर पर नजर नहीं आएंगे। ईसाई लोग चुपचाप, नागालैंड फिर अलग स्थिति हो जाएगी ना, वहां वो माइनॉरिटी नहीं है, वहां फिर वो मेजोरिटी हो जाएंगे। ईसाई लोग चुपचाप कन्वर्जन करते रहेंगे और हिंदू लोग बीच में जाके दूसरा को जला के आ जाएंगे। लेकिन डायरेक्ट क्लैश आपको दिखे दो समुदायों के बीच में, वो नजर नहीं आएगा। हिंदू जैन संघर्ष, मुस्लिम जैन संघर्ष, ये सब नजर नहीं आएंगे आपको आमतौर पर। एक सिख समुदाय के साथ पंजाब के अंदर आया, क्योंकि सिख समुदाय पंजाब में कंसंट्रेटेड है और सिख समुदाय का इतिहास बहुत ही साहस भरा इतिहास है। तो जिस माइनॉरिटी के इतिहास में या कल्चर में साहस का बहुत मूल्य होगा और उनकी कंसंट्रेशन किसी स्थान पर होगी, वहां आपको डायरेक्ट क्लैशेस दिखाई पड़ेंगे, वरना डायरेक्ट क्लैशेस आमतौर पर नजर नहीं आएंगे। फिर क्या होता है, कुछ माइनॉरिटी ऐसी होती है जो माइनॉरिटी है किंतु उतनी माइनॉरिटी नहीं है कि उनका एक ठोस संगठन काम ना कर सके। जैसे भारत में ये स्थिति केवल इस्लाम के साथ है। इस्लाम की पॉपुलेशन जो इनिशियली 9% के आसपास है, इस समय 14% के आसपास है, और हिंदू पॉपुलेशन जो पहले 80+ थी, अब वो 79.8% के आसपास 2011 के सेंसस में हुई है। पहली बार वो 80% से थोड़ी सी कम है। मैं जो डेटा दे रहा हूँ व्हाट्सएप से नहीं दे रहा हूँ, मैं भारत के सेंसस से डेटा दे रहा हूँ। व्हाट्सएप विश्वविद्यालय के हिसाब से तो 20 साल पहले 90% थे, अब 40% रह गए हैं। तो मैं आपको सेंसस का डेटा बता रहा हूँ। जी, क्या मुस्लिम है? अरे प्रभु मेरी बात सुनो, मैंने कहा माइनॉरिटीज में कुछ ऐसे हैं जो इतने माइनॉरिटी हैं कि उनमें संघर्ष का साहस नहीं है। नहीं, सेंसस में तो सबके बारे में है ही। मैंने बताया कि इस सेंसस में मुस्लिम्स का अनुपात इतना हो गया, बाकी सब आमतौर पे 2, 1, आधा, 1.5, सवा, पौना इतना परसेंट है। एक माइनॉरिटी है जो 1%, आधा परसेंट, 2% नहीं है, वो 14% है। 14% बहुत छोटा नंबर नहीं होता है, बड़ा तो नहीं होता है, पर बहुत छोटा नंबर भी नहीं होता है। 14% नंबर इतना होता है कि वो कौम या वो समूह या वो समुदाय अपने हितों, अपने मूल्यों, अपने जो आइडेंटिटी है, अस्मिता है, उसके लिए संघर्ष करने की शक्ति कम से कम रख सकता है। और फिर इस्लाम का जो बेसिक स्ट्रक्चर है, यहूदी, ईसाई, इस्लाम, ये तीनों धर्म सेमेटिक धर्म है। सेमेटिक धर्मों की खास बात है कि वो ये मान के चलते हैं कि हम दुनिया के सबसे अच्छे धर्म हैं। इनमें से यहूदी धर्म धर्मांतरों में विश्वास नहीं करता, बाकी दोनों धर्म धर्मांतरों में विश्वास करते रहे हैं, कुछ मात्रा में आज भी करते हैं। इसलिए हिंदू जैन दंगे कभी सुनाई नहीं पड़ेंगे आपको जीवन में। कभी आप सुने हिंदू जैन दंगा हो गया, सुनेंगे नहीं। जैन आदमी से दंगा करना बड़ा मुश्किल काम है, वो अहिंसक है बहुत ज्यादा, वो दंगा नहीं करेगा। तो दंगे में ये मैटर भी करता है कि उस धर्म की आइडियोलॉजी किस तरह की है, उस धर्म का मुद्दों पर रिएक्ट करने का तरीका किस तरह का है, उस धर्म के लोग आपस में कौन से वैल्यूज शेयर करते हैं। जैसे सिख भी संख्या में बहुत कम है, लेकिन सिख रिटेलिएशन में हिंसा कर लेंगे। जैनों के मामले में ये बहुत ही रेयर कोई संभावना बने तो बने, आमतौर पर बनेगी नहीं। और जैसे भारत की स्थिति है, भारत में मेजोरिटी कौन है? हिंदू है, और माइनॉरिटी में मुस्लिम्स हैं। अब इनका इक्वेशन क्या बनेगा? हिंदुओं को कैसा होना चाहिए, मुसलमानों को कैसा होना चाहिए, ये डिबेट तो है ही। हिंदू लोग यदि सहिष्णु हैं और एक मल्टीकल्चरल सोसाइटी में किसी भी डोमिनेंट ग्रुप को, किसी भी मेजोरिटी ग्रुप को सामान्यतः सहिष्णु होना ही चाहिए, ये सामान्य बात है। किंतु मेजोरिटी में क्या होगा कि मेजोरिटी समुदाय में भी दोनों तरह के लोग पाए जाते हैं। कुछ जो समझदार हैं और बहुत सारे जो गधे किस्म के हैं। हर समुदाय में बौद्धिकता और गधेपन का अनुपात प्रायः बराबर रहता है, कोई खास अंतर उससे नहीं आता है। तो ये गधे लोग क्या करेंगे, ये व्हाट्सएप विश्वविद्यालय पे कहाँ से तथ्य खोज के लाएंगे, ऐसा डेटा बना के डालेंगे कि आप कन्विंस हो जाएंगे कि अरे बाप रे बाप, अगर मैंने इसको शेयर नहीं किया मैसेज को तो हिंदू भारत में अल्पसंख्यक हो जाएगा अगले आधे घंटे में। इसको 8 व्यक्तियों को शेयर करने को लिखा है, तभी देश में हिंदू बचेगा। आपने खटाखट 8 को शेयर किया और ऐसे करते करते पूरे देश में वो गधापन फैल गया। किसी एक भी व्यक्ति में इतना मन नहीं होगा कि तथ्यों को चेक तो कर ले, कोई चेक नहीं करेगा, सब फॉलो करेंगे उन तथ्यों को। उधर मुस्लिम भी ऐसा कर रहे हैं, उनके अपने ग्रुप चल रहे हैं, उसमें तथ्य चल रहे हैं। अब जो समझदार हिंदू सहिष्णुता की बात करेगा, अपने ही समाज में उसका बाइकआउट होना शुरू हो जाएगा। जब सांप्रदायिकता फैलती है ना, तो सांप्रदायिकता सबसे पहले अपने समुदाय के जयचंदों को ढूंढती है। उन सबको जयचंद कहा जाता है। मतलब मैं अपने खानदान में जयचंद माना जाता हूँ, ठीक ठाक जयचंद में अपने खानदान में, क्योंकि हमारे खानदान में सब लोग घोर सांप्रदायिक टाइप के लोग हैं। इस मामले में व्हाट्सएप पे ऐसा भेजते रहते हैं सब लोग मिलजुल के, स्पेशली बुढ़े टाइप के लोग जो हैं ऐसा भेजते हैं, उनको लगता है कि बस उनके मरने से पहले हिंदू राज्य बन जाए तो ठीक हो जाए, सब चीजें इस भाव में रहते हैं। और अगर आपने एक वाक्य लिख दिया कि फूफा जी, मामा जी, चाचा जी, ताऊ जी, क्या आपने तथ्यों को चेक किया है, फिर उनका जवाब पता क्या आएगा, इसीलिए पढ़ाया था तुम्हें, बड़े होकर यही बदतमीजी करो, बड़ों का सम्मान करना भूल गए। इतने से थे जब स्कूल ले गए तुम्हें, तो इतना ही तो बड़े कैसे ले जाओगे भाई बच्चा इतना ही होता जब लेके जाते हैं, क्या बात है। उस मूर्खता से, उस संचित और सामूहिक मूर्खता से कौन टकराएगा। और इसलिए सहिष्णुता यदि मेजोरिटी ने बरती तो वो कायर माने जाएंगे, और फिर उस समुदाय के जो उग्रवादी लोग हैं, जिनकी संख्या शुरू में कम होगी, वो उग्रवादी लोग इन सहिष्णु लोगों पर भारी पड़ेंगे और ये माहौल बना देंगे कि हमारे समुदाय के जो सहिष्णु लोग हैं वो दरअसल हमारी कौम के दुश्मन हैं, हमारे समुदाय के दुश्मन हैं। जैसा माहौल कुछ मात्रा में इस समय है। इस समय हिंदू समुदाय का कोई व्यक्ति सरकार की नीतियों का विरोध करना चाहे तो विरोध करते ही उस पर तुरंत एक लेबल लग जाएगा कि देशद्रोही तो है ही, कौम द्रोही तो है ही है, देशद्रोही भी लग रहा है देखने में, ये हो जाएगा।
तो मेजोरिटी क्या करे? इस पर दो मत हैं। एक मत है उन लोगों का जो थोड़े से उदार लोग हैं, जिनमें एक व्यक्ति का नाम हमेशा ध्यान रखिए, जॉन रॉल्स। जॉन रॉल्स जैसे लोग, देखिए जॉन रॉल्स क्या है, महात्मा गांधी जब पश्चिम में पैदा हुए तो उनका नाम जॉन रॉल्स हो गया, ये ध्यान रखिए हमेशा। तो इन दोनों का बेसिक सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर एक जैसा है, इसलिए महात्मा गांधी जैसा जैसा सोचते हैं वैसा वैसा पश्चिम में जॉन रॉल्स सोचता है। और महात्मा गांधी सहिष्णुता के चक्कर में ही मरे। जो बहुसंख्यक में सहिष्णु होगा, बहुसंख्यक में ही उग्रवादी उसको दुश्मन मान लेंगे, बाइकआउट भी करेंगे जहां बाइकआउट नहीं कर पा रहे। जैसे महात्मा गांधी का बाइकआउट कोई क्या कर लेगा? वो आदमी मरने के 50-60 साल के बाद भी, 70 साल बाद भी नोट पे छपा हुआ अब तक, कैसे बाइकआउट कर लोगे उसका? अंत में एक ही रास्ता है कि इसके जीते जी नहीं होगा तो इसको मार देना चाहिए। फिर नथुराम गोडसे मारेगा उसको, फिर किताब लिखेगा कि मैंने गांधी को क्यों मारा, और उसमें तर्क देगा बहुत सारे। उसका भाई गोपाल गोडसे पूरी किताब लिखा गांधी वध और मैं, उसमें तर्क देगा कि मेरे भाई ने ऐसा क्यों किया, क्यों वो देशभक्त आदमी था। और ये सब एक वर्जन बनेगा, एक खास किस्म के जो उग्र लोग हैं उनका वर्जन बनेगा। तो एक मत आजकल दुनिया भर में है कि